शुरू करते हैं अगली क्लास। हमारा जो नया मेथड है जिसको हम लोग शुरू कर रहे हैं वो उसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इससे पहले हम लोग दो मेथड कर चुके हैं विद न्यूमेरिकल्स। पहला मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा था एलिमिनेशन मेथड। ये इसका लास्ट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो शुरू करते हैं इसके एक सम के साथ, समझने की कोशिश शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक रेक्टेंगल के एरिया से रिलेटेड है। तो सिंपली आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल में जो होता है लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, और एक जो है उसका जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये एक रेक्टेंगल बना दिया है मैंने एग्जाम्पल के लिए। तो इसका जो स्टेटमेंट है जो है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय स्क्वायर मीटर इफ द लेंथ इज रिड्यूस बाय द 5 मीटर यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। अगर हम बात करते हैं, ये एक रेक्टेंगल है जिसकी जो हमने लेंथ ली है, लेंथ जो हमने मान ली है, ये हमने मान ली है x यूनिट, और इसकी जो ब्रेथ थी वो हमने एज्यूम कर ली है y यूनिट। तो इस हिसाब से एरिया जो होता है ये हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी x y स्क्वायर यूनिट। यूनिट कुछ भी हो सकती है। तो ये एक क्वेश्चन था, स्टेटमेंट जो बेसिक चीज़ है। अब क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है कि अगर उसके एरिया को, उसके लेंथ को रिड्यूस कर दिया जाए 5 यूनिट से, यानी जो न्यू लेंथ होगी कंडीशन 1 के हिसाब से, लेंथ जो अब हो गई है वो हो गई है, रिड्यूस किया है आपने इसे 5 यूनिट से, तो ये हो गई x-5। ब्रेथ जो है उसको आपने इंक्रीज किया है बाय 3 यूनिट, यानी y+3 हो गई, इंक्रीज किया आपने इसे। तो जो एरिया है वो एरिया रिड्यूस हो जा रहा है 9 यूनिट से, यानी पहले जो एरिया था XY, वो नया एरिया जो है इससे 9 यूनिट रिड्यूस हो जा रहा है। दोबारा मैं बता रही हूँ, ये लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा सा देखने पे, बट अगर आप टर्म बाय टाइम चलेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेंथ डिक्रीज बाय 5 यूनिट, ब्रेथ इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स एंड एरिया, देन द रिजल्टेंट एरिया इज डिक्रीज बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो अगर इसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो एरिया के फॉर्मूला का हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो जाता है XY - 9 इज इक्वल टू लेंथ यानी x-5 और ब्रेथ यानी कि y+3। तो ये नई लेंथ, नई ब्रेथ और नया एरिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले, अगले टर्म पे जाने से पहले। तो XY - 9 इज इक्वल टू, इस टर्म को अगर हम खोलते हैं तो ये हो जाता है XY + 3x - 5y - 15। अब हमारे को पहले से पता है कि हमारी जो इक्वेशन होती है उसमें पहले x की टर्म होती है, फिर y की टर्म होती है, उसके बाद इज इक्वल टू का साइन होता है, उसके बाद जो है सिंप्लीफाई होता है। तो उसी फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट करेंगे। तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम सारे नंबर XY के इधर लेके आएंगे। तो इधर आप देख सकते हैं कि XY इधर भी है और इधर भी है, तो ये रिड्यूस हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचा वो बचा 3x माइनस का 5y, ये दो टर्म हमारी हो गई। उसके बाद ये हो गया 15, और इसको इधर लेके आएंगे 15 + 9 को, तो ये हो जाता है -6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी जो है इक्वेशन हो गई पहली। उसके बाद हम दूसरी टर्म पे आते हैं, दूसरे फॉर्मूले पे आते हैं, दूसरी कंडीशन पे आते हैं। दूसरी कंडीशन के हिसाब से ये हो जाता है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, यानी इस बार जो हमारी लेंथ है उसको आपने 3 यूनिट से इंक्रीज किया है, यानी x+3, और जो ब्रेथ है उसको आपने इंक्रीज किया है 2 यूनिट से, यानी y+2, और जो एरिया है
वो एरिया जो है, वो जो पुराना एरिया है उससे 67 स्क्वायर यूनिट जो है इंक्रीज हुआ है। इसको मैं आपको सॉल्व नहीं कर रही हूँ पूरा स्टेटमेंट, बिकॉज ये बहुत टाइम ले रहा है। मैं इसी हिसाब से, जिस तरह से आपने इसको सॉल्व किया है, इसी तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे और आपकी जो इक्वेशन 2 निकल के आएगी वो निकल के आएगी ये 2x प्लस 3y माइनस 61 इज इक्वल टू 0। ये आपकी दूसरी इक्वेशन इस स्टेटमेंट के हिसाब से निकल के आ जाएगी। अब इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, हमें पहले लिखना होता है इस तरह से x, इसके बाद y और उसके बाद 1, x y और 1। इसके नीचे एक लाइन बनाएंगे आप। अब इसके सम में आपको x के नीचे x का टर्म नहीं लिखेंगे, बाकी 2 टर्म लिखेंगे और ये एक ऑर्डर में चलता है। x के बाद y आएगा, y के बाद जनरल नंबर आएगा जिसमें x y नहीं है, उसके बाद ये नंबर आएगा। तो x के बाद जो हमारा आया -5 और ये +3, तो ये हुआ माइनस का 5 आपने यहाँ लिखा और फिर आपने लिखा 3। उसके बाद आप लिखेंगे माइनस का 6 और माइनस का 61, बीच में लगाएंगे इज इक्वल टू का साइन। यानी x के नीचे आपने x के अलावा 2 नंबर लिखेंगे, लेकिन आपको ऑर्डर ध्यान रखना है, आप पहले इसे नहीं लिखेंगे, आप x के बाद वाले नंबर को ही पहले लिखेंगे। अब y के बाद करते हैं। y के नीचे आप y के नंबर्स नहीं लिखेंगे, लेकिन y के बाद अगली टर्म आती है ये, तो आप पहले इसे लिखेंगे। तो हो जाएगा माइनस का 6 माइनस 61, उसके बाद आता है x 3 और 2। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जहाँ ये एंड होता है वहीं से अगला शुरू होता है। जैसे ये -6 -61 पे एंड हुआ तो आपने दूसरे वाले को यहीं से शुरू किया। इसका मतलब ये है कि अगर अगले वाले को आपको शुरू करना है तो 3 और 2 से शुरू करेंगे, या आप इस तरह से भी समझ सकते हैं 1 के लिए आप इन दोनों टर्म को एलिमिनेट कर देंगे और इसके बाद आता है 3, इसके बाद आता है 2 और ये बचता है -5 और ये बचता है 3। इस तरह से आप इन टर्म्स को लिख लेंगे और इसके बाद जो हमारे को करना होता है वो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में साइन माइनस का लगाते हैं, तो यानी ये हो जाता है x अपॉन, ये एक टर्म मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ, -5 -61, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर आपने साइन लगाया माइनस का, उसके बाद आपने किया -6 और 3। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है सारी ही टर्म को। ये एक मैंने आपको लिख करके दिखा दिया, दूसरा मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। 6 2 12, माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 183। उसके बाद हम आते हैं इसकी 1 अपॉन वाली टर्म पे, तो ये हो जाता है 9 प्लस 3 से 9 प्लस 10। तो इस हिसाब से हमारे पास जो बचा वो x के नीचे जो हमारे पास बचा है x अपॉन 323, y अपॉन 171 और 1 अपॉन 19। अब इस केस में आपको x और y की वैल्यू निकालने के लिए x को इसके साथ रिलेट करना होगा, तो रिलेट कर देते हैं। यानी ये हो जाता है x अपॉन 323 इज इक्वल टू 1 अपॉन 19, यानी x इज इक्वल टू जो हो जाता है 323 अपॉन 19 हो जाता है, जिसकी वैल्यू जो है हमारे पास जो निकल के आती है वो है 17। इसी तरह से आप उसके बाद y वाली टर्म को इससे रिलेट करेंगे, तो ये हो जाता है y अपॉन 171 इज इक्वल टू 1 अपॉन 19, तो y इज इक्वल टू हो जाता है 171 अपॉन 19 और इसकी वैल्यू हो जाती है 9। यानी हमारे पास x की वैल्यू जो आई हुआ है 17 और y की वैल्यू जो आई हुआ है 9। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी है, बट इसके लिए आपके लिए कोई मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना पड़ता, कोई कोफिशिएंट इक्वल करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप डायरेक्टली इससे इस स्टेप को अगर प्रॉपर कर देते हैं तो आपका आंसर निकल के एकदम से आ जाएगा। तो आप चाहो तो इस मेथड से भी अपने क्वेश्चंस को कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। अगर क्वेश्चन में स्पेशली दिया हुआ है कि आपको इस एलिमिनेशन मेथड से करना है तो आपको फिर यही मेथड करना होगा।
अगर आपको सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू पूछी गई है, लेंथ ब्रेथ पूछी गई है, तो आप उसमें किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो रेक्टेंगल की डायमेंशन निकल के आई, वाई लेंथ, ये जो हमारे पास एक्स निकल के आया वो लेंथ थी, हमने जो अज्यूम की थी 17, और जो हमारे पास बी निकल के आया वो आया 9 यूनिट। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। मैं इसके बाद एक और क्वेश्चन इस मेथड से कराऊंगी ताकि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए।